पृथ्वी ग्रह के मेरे साथियों, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 कैटलिस्ट, हिंदी में बोले तो उत्प्रेरक। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट थ्योरी कैटलिस्ट की हम कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके कंप्लीट एमसीक्यूज करेंगे जो भी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के अंदर पूछे हैं। साथियों, इस वीडियो को आपको ज़्यादा ज़्यादा लाइक करना है और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना है ताकि हर एक कैंडिडेट को ये पता लग जाए कि AWTPO की साइंस चली हुई है रैंकस IQ यूट्यूब चैनल पर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है AWTPO की एग्जामिनेशन के लिए। तो आपको हमें गुरु दक्षिणा देनी है इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करके और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करके। साथियों, अगर आप AWTPO और HC मिस्टल के मॉक टेस्ट परचेज करना चाहते हैं तो आप रैंकस IQ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों टेस्ट सीरीज के अंदर आपको 50-50 बाईलैंग्वेज मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड करवाएंगे और जो भी MCQs आपके हम करवा रहे हैं यूट्यूब पर साइंस के, वो सारे आपको क्विज के फॉर्मेट के अंदर AWTPO वाले टेस्ट सीरीज के अंदर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको यूट्यूब पर वीडियोस देखने हैं MCQs के, और उसके बाद क्विज अटेम्प्ट करना है AWTPO वाले टेस्ट सीरीज के अंदर जाकर, ताकि सारे कंसेप्ट आपके नीट एंड क्लीन हो जाएं। ये सारे वीडियोस आपको AWTPO की साइंस की प्लेलिस्ट हमने बना दी है, वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। दिल्ली पुलिस HC मिनिस्ट्रियल या AWTPO का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं @DPSC 2022, जहां पर हम आपके लिए इम्पोर्टेंट PDFs प्लस में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे कि कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट कितने प्रकार के होते हैं, मैकेनिज्म क्या होता है। तो सारी बातों पर इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि कैटलिस्ट क्या होता है। जब आप स्कूल के अंदर जाते थे, कभी काम नहीं करते थे तो पापा आपको डांटते थे, तो पापा के डर से आप उस काम को फटाफट कर लिया करते थे। तो उस टाइम पर पापा जो काम किया करते थे वो एज ए कैटलिस्ट काम किया करते थे, और ये ही काम होता है कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट क्या करता है? इंक्रीज करता है रेट ऑफ द रिएक्शन विदाउट इट सेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज। ये रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, लेकिन इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी परमानेंट केमिकल चेंज नहीं आता है। अगर हमने पहले 10 ग्राम कैटलिस्ट लगाया है तो हमें आउटपुट के अंदर भी 10 ग्राम ही कैटलिस्ट यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज करता है, लेकिन इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल चेंज नहीं आता है। हिंदी में बोलें तो उत्प्रेरक। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो बिना किसी स्थायी रासायनिक परिवर्तन के अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, उसे क्या बोलते हैं हम? उत्प्रेरक। आपके सामने के ये रिएक्शन है। यह रिएक्शन आपकी पोटाशियम क्लोरेट की इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये फॉर्मेशन कर देता है आपका KCl और ऑक्सीजन डाइऑक्साइड का। दोस्तों, जब ये रिएक्शन विदाउट MnO2 यानी कि मैग्नीज डाइऑक्साइड की होती है तो ये रिएक्शन आपकी 700 डिग्री सेल्सियस पर होती है। लेकिन जैसे ही हम इसके अंदर कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं तो ये रिएक्शन आपकी 300 डिग्री सेल्सियस पर हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कैटलिस्ट आपका रेट ऑफ द रिएक्शन को क्या कर देता है? बढ़ा देता है, लेकिन उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी परमानेंट केमिकल चेंज नहीं आता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं, वो हम आगे चल के देखने वाले हैं। दोस्तों, जो आपकी टर्म थी कैटलिस्ट की, ये क्वाइन की गई थी किसके द्वारा? बर्जीलियस के द्वारा। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है। द टर्म कैटालिस्ट वाज क्वाइंड बाय, तो ये क्वाइन की गई थी आपकी बर्जीलियस के द्वारा 1835 के अंदर। उत्प्रेरक शब्द का सुझाव दिया था आपका बर्जेलियस ने। कब दिया था? पहली बार 1835 को। तो ये भी आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। तो जो एक्शन होता है कैटलिस्ट का, उसे एक्सप्लेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी, यानी कि मध्यवर्ती जटिल सिद्धांत के द्वारा उत्प्रेरक की क्रिया को समझाया जा सकता है। आपके सामने हैं ये दो रिएक्टेंट A और B। जैसे यहाँ पर कैटलिस्ट टेक पार्ट करेगा तो यहाँ पर एक आपका इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी। इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे। A, B और C के बीच में यहाँ पर बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। फिर आपका जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो अल्टर यानी कि चेंज होगा, या तो बढ़ेगा या वो चेंज होगा।
क्योंकि दोस्तों पॉजिटिव कैटलिस्ट भी हो सकता है और नेगेटिव कैटलिस्ट भी हो सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर अल्टर का यूज़ किया है, यानी कि रेट ऑफ द रिएक्शन यहाँ पर चेंज होगी। रेट ऑफ द रिएक्शन जैसे ही चेंज होगी उसके बाद आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, प्रोडक्ट आपका अपने घर चला जाएगा और कैटलिस्ट अपने घर यहाँ पर चला जाएगा। तो यही होती है आपकी इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। थ्योरी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द theory, a catalyst participate in chemical reaction by forming temporary bonds with the reactants। जो आपका कैटलिस्ट होता है वो टेक पार्ट करता है केमिकल रिएक्शन के अंदर और टेम्परेरी बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। एज ए रिजल्ट आपका एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है। उसके बाद ये डिकम्पोज होके आपका प्रोडक्ट और कैटलिस्ट अलग अलग यहाँ पर हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं हम मध्यवर्ती जटिल सिद्धांत। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको एक डेफिनेशन का पता होना चाहिए। संकरणीय ऊर्जा यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये आपकी एक एक्सटर्नल एनर्जी होती है जो मिनिमम क्वांटिटी के अंदर रिक्वायर्ड होती है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के अंदर चेंज करने के लिए। अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए जो आवश्यक बाह्य ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा होती है उसे बोलते हैं हम संकरणीय ऊर्जा, और इसे दर्शाया जाता है ई के द्वारा। और हमेशा रेट ऑफ द रिएक्शन जो होती है आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एक्टिवेशन एनर्जी के। प्रतिक्रिया की दर संकरणीय ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर आपकी रेट ऑफ द रिएक्शन ज़्यादा होगी तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, अगर रेट ऑफ द रिएक्शन कम होगी तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगी। नेक्स्ट आता है आपका इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। संकरणीय ऊर्जा पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव यहाँ पर रहता है। इस ग्राफ के अंदर हम देखेंगे कि जो आपका कैटलिस्ट है वो एक्टिवेशन एनर्जी पर यहाँ पर क्या इफेक्ट डालता है। दोस्तों ये है आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट, यहाँ पर आपके केमिकल के कोऑर्डिनेट्स हैं और इस साइड में है आपका एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले हम ग्राफ देखेंगे विदाउट कैटलिस्ट। तो ये है आपका जो आपको ये डॉट दिख रहा है, ये है आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी। यह वो एनर्जी होती है जो एक रिएक्टेंट को वहाँ पर पहुँचना ही पड़ता है हर हाल के अंदर अगर उसको प्रोडक्ट के अंदर चेंज होना है। तो रिएक्टेंट को थ्रेशोल्ड एनर्जी पर हर हाल के अंदर जाना पड़ता है अगर उसको प्रोडक्ट के अंदर चेंज होना है। तो यहाँ पर एक रिएक्टेंट है, ये पहुँचा आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल पर। थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल पर जैसे ये पहुँचता है तो एक स्पॉन्टेनियस रूप से प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पर चेंज हो जाता है। पहले जो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी थी उसका जो आप गैप देख सकते हो वो ये गैप था। ठीक है, अब हम यहाँ पर कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे। तो कैटलिस्ट क्या करेगा, इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को बोलेगा भाई तू आजा नीचे। ठीक है, मैं ऊपर आने वाला नहीं हूँ, तू आजा नीचे। तो इसको बुलाएगा नीचे। तो अब आपका जो थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल है वो ये रहेगा। अब जो रिएक्टेंट है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल तक पहुंचेगा और यहाँ पर पहुंचने के बाद ये स्पॉन्टेनियस अपना प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं पहले जो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी का गैप था वो ये था, कितना ज़्यादा था। अब हमने जब कैटलिस्ट का यूज़ किया है तो रेट ऑफ द रिएक्शन आपकी बड़ी है और एक्टिवेशन एनर्जी आपकी यहाँ पर कम हो गई है। ये जो बात हो रही है आपकी पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात हो रही है। लेकिन जब हम नेगेटिव कैटलिस्ट की बात करते हैं तो उस लेवल के अंदर जो आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल होगा वो इसके ऊपर होगा, क्योंकि उसके अंदर आपका जो थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल होता है वो नेगेटिव कैटलिस्ट बढ़ा देता है, क्योंकि रेट ऑफ द रिएक्शन आपकी कम होती है और आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी का लेवल होता है वो और ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये जो हम बात कर रहे हैं वो आपकी पॉजिटिव कैटलिस्ट की सेंस के अंदर। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देता हूँ, विदाउट कैटलिस्ट जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपका जाएगा थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल तक। थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल क्या होता है आपका, ये वो लेवल होता है जहां पर एक रिएक्टेंट को जाना पड़ता है हर हाल के अंदर अगर उसको प्रोडक्ट के अंदर फॉर्मेशन होना है। ठीक है, अगर वो थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल तक नहीं जाएगा तो प्रोडक्ट के अंदर वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो ये ऊपर वाली लाइन जो हमें देखी ये है आपकी विदाउट कैटलिस्ट। जैसे हम कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर जो ये आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल है ये कम हो जाएगा और एक्टिवेशन एनर्जी का जो आपका गैप है ये कम हो जाएगा। पहले ये ज़्यादा था, ठीक है, विदाउट कैटलिस्ट, अब ये कम हो गया है। ठीक है, तो ये जैसे ही थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल तक पहुंचेगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर फॉर्मेशन इसकी हो जाएगी। तो यही होता है आपका इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देख भी लेते हैं
It is believed that catalyst provides an alternate path or reaction mechanism by reducing the activation energy between reactant and product, hence lowering the potential barrier। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटलिस्ट का यूज जैसे हमने किया है, तो ये जो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट के अंदर फॉर्मेशन होता है, इसका पाथ यहाँ पर चेंज हो जाता है। ठीक है, पहले इसका पाथ ये था, जैसे हमने कैटलिस्ट का यूज किया तो यहाँ पर इसका जो पाथ है वो ये हो गया है। तो ये क्या करता है, पाथ को चेंज कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, और पोटेंशियल बैरियर जो आपको यहाँ पर दिख रहा है इसको ये कम कर देता है। ठीक है, लोअर द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर विल बी द रेट ऑफ द रिएक्शन। अगर आपका वैल्यू एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रेट ऑफ द रिएक्शन आपकी ज़्यादा यहाँ पर फास्ट होने वाली है। संकरणीय ऊर्जा का मान जितना कम होगा प्रतिक्रिया की दर उतनी ही आपकी तेज होगी। ठीक है, तो हिंदी वाले अपना नीचे से पढ़ लेना, एडजस्ट थोड़ा कर लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिसिस, उत्प्रेरण के लक्षण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कल एक क्वेश्चन भी आपके सामने आया था। ठीक है, तो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फटाफट से पढ़ लेते हैं। ए कैटालिस्ट रिमेन अनचेंज्ड इन मास एंड केमिकल कंपोजिशन एट द एंड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आप सभी को पता है कैटालिस्ट का जो मास होता है और केमिकल कंपोजिशन होती है, जब रिएक्शन आपकी कंप्लीट होती है तो वो अनचेंज्ड रहती है। अगर वो पहले भी 10 ग्राम है या 100 ग्राम है तो बाद में वो 100 ग्राम ही रहेगा, लेकिन हम उसकी फिजिकल स्टेट चेंज कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा बोला गया है। सेकंड पॉइंट आपका, फाइनली डिवाइडेड स्टेट ऑफ कैटलिस्ट इज मोर एफिशिएंट फॉर द रिएक्शन। जो आपकी डिवाइडेड स्टेट होती है कैटलिस्ट की, वो मोर एफिशिएंट होती है रिएक्शन की, क्योंकि सरफेस एरिया जो होता है आपका कैटलिस्ट का वो इंक्रीज हो जाता है, और सरफेस एरिया इंक्रीज होने से मोर एडजॉर्प्शन टेक प्लेस यहाँ पर करती है। एडजॉर्प्शन क्या होता है वो आगे चल के हम देखने वाले हैं। हिंदी में देख लेते हैं। उत्प्रेरक प्रक्रिया के अंत में द्रव्यमान और रासायनिक संरचना में अपरिवर्तित रहता है, हालांकि इसकी भौतिक स्थिति बदली जा सकती है। सेकंड पॉइंट है, उत्प्रेरक की सूक्ष्मता से विभाजित अवस्था प्रतिक्रियाओं के लिए अधिक कुशल यहाँ पर होती है, यानी कि मोर एफिशिएंट होती है, क्योंकि इनका कुल सतह क्षेत्र बढ़ जाता है और अधिशोषण जो होता है वो अधिक होता है। सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आपका, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज जनरली सुफिशिएंट टू कैटलिस्ट ऑलमोस्ट अनलिमिटेड रिएक्शन। जो कैटलिस्ट की स्मॉल अमाउंट होती है वो ही काफ़ी होती है जो हमारी रिएक्शन होती है उसको कंप्लीट करने के लिए। बट इन सम केस द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट। लेकिन कुछ केसेस के अंदर जो रेट ऑफ द रिएक्शन होती है वो अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। फोर्थ आपका, ए कैटलिस्ट कैन नॉट इनिशिएट द रिएक्शन। एक उत्प्रेरक प्रतिक्रिया शुरू नहीं कर सकता है, बट समटाइम्स द एक्टिवेशन एनर्जी सो लार्ज दैट प्रैक्टिकली ए रिएक्शन मे नॉट स्टार्ट अंटिल ए कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन कई बार जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसका जो लेवल होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, तो उस लेवल को, अगर वो लेवल आपका बड़ा होगा तो आपकी जो रिएक्शन है वो स्टार्ट नहीं हो पाएगी जब तक कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम नहीं कर देता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन डू नॉट रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी का जो लेवल होता है वो लार्ज होता है रूम लेवल पर, इसीलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पर आपके रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन बट द रिएक्शन ओकर्स वेरी रैपिडली इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम ब्लैक। जैसे हम प्लेटिनम का यूज यहाँ पर करते हैं, ये रिएक्शन आपकी रैपिड वे के अंदर यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर के ऊपर आपके रिएक्ट नहीं करते हैं। ये आपको याद यहाँ पर रखना है। नेक्स्ट, कैटलिस्ट आर जनरली स्पेसिफिक इन नेचर। उत्प्रेरक आमतौर पर प्रकृति में विशिष्ट होते हैं। ए सब्सटेंस विच एक्ट्स एज कैटलिस्ट इन ए पर्टिकुलर रिएक्शन फेल्स टू कैटलाइज अदर रिएक्शन। एक पदार्थ जो किसी विशेष प्रतिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, अन्य प्रतिक्रिया में उत्प्रेरित करने में विफल रहता है। यानी कि एक स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए हमें एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट की यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट,
Catalyst cannot change equilibrium state but it help to attain equilibrium quickly. उत्प्रेरक जो होता है वो संतुलन की स्थिति को नहीं बदल सकता है, जैसे रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के अंदर फॉर्मेशन होना, प्रोडक्ट का आपका रिएक्टेंट के अंदर फॉर्मेशन होना। तो ये जो होता है आपका इक्विलिब्रियम स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन करने में हेल्प जरूर करता है। नेक्स्ट आपका एक कैटालिस्ट डज नॉट चेंज एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन। जो कैटालिस्ट होता है ये चेंज नहीं करता है एंथैल्पी को, एंट्रोपी को और फ्री एनर्जी जो आपकी रिएक्शन होती है उसको ये चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। एक और आपको याद रखना है, ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, यानी कि इष्टतम तापमान। तो ये क्या होता है, there is a particular temperature at which the efficiency of catalyst a maximum. This temperature is known as optimum temperature. यह एक वो टेम्परेचर होता है जिस पर जो एफिशिएंसी होती है कैटलिस्ट की वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। एक विशेष तापमान होता है जिस पर उत्प्रेरक की दक्षता अधिकतम होती है, उसे क्या बोलते हैं, इष्टतम तापमान। ऑन अदर साइड द ऑप्टिमम टेम्परेचर द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट डिक्रीजेज। दोनों ओर से इष्टतम तापमान उत्प्रेरक की गतिविधि को कम कर देता है, और जो आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है ये एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट को क्या करता है, कम करता है। तो ये 7 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपको याद रखनी है। अब आते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, उत्प्रेरक के प्रकार। तो 2 टाइप्स के आपके कैटलिस्ट होते हैं, एक होता है आपका पॉजिटिव कैटलिस्ट और दूसरा होता है आपका नेगेटिव कैटलिस्ट। तो फर्स्ट आता है आपका पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो ये क्या होते हैं, कैटलिस्ट दैट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट। उत्प्रेरक जो रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सकारात्मक उत्प्रेरक। जैसे आपके पापा हैं, आपके पापा के डर से आप काम कर लेते हो, और अगर आप काम करोगे तो उसका अच्छा रिजल्ट यहाँ पर आएगा, अच्छे से स्टडी करोगे और जल्दी से जॉब आप ले पाओगे। ठीक है, तो वो आपके लिए एक पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह ही काम करते हैं, और ये इंक्रीज करते हैं आपका रेट ऑफ द रिएक्शन को और कम करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर्स को। रेट ऑफ द रिएक्शन आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के। अगर आपका रेट ऑफ द रिएक्शन ज़्यादा होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर कम होगी, और यहाँ पर जो आपका रिएक्शन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कन्वर्टेड होते हैं एक लार्ज नंबर के अंदर प्रोडक्ट के अंदर। तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट मिलता है एक अच्छी खासी क्वालिटी के अंदर। ठीक है, अगर हमारा जो रिएक्टेंट है वो एक लार्ज नंबर के अंदर है और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पर, तो हमें प्रोडक्ट की यहाँ पर जो यील्ड यानी कि क्वांटिटी मिलेगी वो ज़्यादा अमाउंट के अंदर यहाँ पर मिलने वाली है। तो ये लार्ज अमाउंट के अंदर ये प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन यहाँ पर करते हैं। ये आपके पॉजिटिव कैटलिस्ट, ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल आपको देखने हैं यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हैं पोटाशियम क्लोरेट, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। जब हम इसके अंदर MnO2 यानी कि मैग्नीज डाइऑक्साइड जो आपका पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है इसका यूज़ करते हैं, तो ये रिएक्शन आपकी 200 से 240 डिग्री सेल्सियस पर हो जाती है। लेकिन आपके NCERT के अंदर ये 300 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो आपको 300 डिग्री सेल्सियस याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होती है आपकी KCl की और 3O2 की, और MnO2 आपका अलग हो जाता है। ऐसे ही SO2 + O2, ठीक है, काफ़ी स्लो रिएक्शन होती है। जैसे हम प्लेटिनम का यूज़ यहाँ पर करते हैं जो कि एक पॉजिटिव कैटलिस्ट है, तो ये रिएक्शन आपकी फास्ट हो जाती है और सल्फर ट्राईऑक्साइड की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाती है। N2 + 3S2, N2 + 3S2 इसके अंदर भी पॉजिटिव कैटलिस्ट का यूज़ होता है। हैबर प्रोसेस आपकी, जिसके अंदर अमोनिया की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। ठीक है, इसके अंदर कैटलिस्ट आपका यूज़ किया जाता है आयरन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। फोर्थ आता है आपका हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, यानी कि तेल का हाइड्रोजनीकरण। ये भी आपका एक पॉजिटिव कैटलिस्ट का उदाहरण है। जैसे वेजिटेबल ऑयल +S2, इसके अंदर जो आपका कैटलिस्ट यूज किया जाता है वो निक्किल, और टेम्परेचर जो है आपका 473 केल्विन। ठीक है, निक्किल का यूज करके हम यहाँ पर वनस्पति घी के अंदर इसको कन्वर्जन कर देते हैं। रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के अंदर फॉर्मेशन होता है आपका विद इन द प्रेजेंस ऑफ निक्किल। तो ये होता है आपका हाइड्रोजिनेशन। तो चारों के चारों इंपॉर्टेंट हैं, ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, और कैटलिस्ट आपको याद रखने हैं कि कौन सा कैटलिस्ट आपका एज ए पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन के अंदर यूज में लाया जाता है। एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट पूछेगा, ठीक है, पूछ लेगा इनमें से कौन सा एक पॉजिटिव कैटलिस्ट है। ठीक है, तो 4 आपको दे देगा, 3 आपको एक पॉजिटिव के दे देगा, 1 नेगेटिव के दे देगा। तो आपको चारों के चारों यहाँ पर याद रखने हैं।
फिर आता है आपका नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होता है? तो ये जो वो कैटलिस्ट हैं जो रेट ऑफ द रिएक्शन को कम करते हैं। तो रेट ऑफ द रिएक्शन अगर आपकी कम होगी तो एक्टिवेशन एनर्जी अभी क्या होगी? ज़्यादा, क्योंकि दोनों आपस में क्या होते हैं? आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और इनके अंदर जो रिएक्टेंट का नंबर होता है वो कम होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी वो भी कम अमाउंट के अंदर यहाँ पर फॉर्मेशन होने वाली है। ठीक है, क्योंकि आपकी रेट ऑफ द रिएक्शन यहाँ पर कम रहती है। तो क्या होते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट? ये रेट ऑफ द रिएक्शन को कम करते हैं, उन्हें बोलते हैं हम रेट ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट, और ये बढ़ाते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नकारात्मक उत्प्रेरक, उत्प्रेरक जो प्रतिक्रिया की दर और नकारात्मक उत्प्रेरक को कम करता है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा गलती रखा है। उत्प्रेरक जो प्रतिक्रिया की दर को कम करता है उसे क्या बोलते हैं? नकारात्मक उत्प्रेरक। यह संकरणीय ऊर्जा अवरोध को बढ़ाकर प्रतिक्रिया की दर को कम करता है, जिससे उत्पाद में बदलने के लिए अभिकारक अणुओं की संख्या कम हो जाती है। इसलिए जो आपकी प्रतिक्रिया की दर है वो कम हो जाती है। तो यह आपका नेगेटिव कैटलिस्ट। एग्जाम्पल आपको सारे याद रखने हैं। फॉस्फोरिक एसिड, एसिटिनिलाइड और ग्लिसरॉल ये आपके नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। जो आपका डिकम्पोजिशन होता है किसका? H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। फॉस्फोरिक एसिड, एसिटिनिलाइड और आपका ग्लिसरॉल, ठीक है, ये सारे आपके एज ए नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह काम में लाए जाते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ Na2SO3। इसके अंदर नेगेटिव कैटलिस्ट होता है आपका एल्कोहल, याद रखना आपको। ठीक है, Na2SO3 का जब ऑक्सीडेशन होता है तो इसके अंदर नेगेटिव कैटलिस्ट होता है आपका एल्कोहल। नेक्स्ट आपका टेट्रा इथाइल लेड, यह आपका एक एंटी नॉकिंग सब्सटेंस होता है जिसे ऐड किया जाता है किसके अंदर? पेट्रोल के अंदर। ठीक है, टू डिक्रीज इग्निशन ऑफ पेट्रोल वेपर्स। जो आपके पेट्रोल वेपर्स होते हैं वो काफ़ी हार्मफुल होते हैं हेल्थ के। आपने देखा होगा जब इंजन आपका चलता है गाड़ी का तो आपके जो कार का इंजन होता है उससे क्या निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो आजकल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर उनके अंदर क्या लगा देते हैं? एंटी नॉकिंग सब्सटेंस, जिसके कारण वो किसी को भी नुकसान न दे पाए। पहले वो कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर आपका धुआं छोड़ रहा था और एंटी नॉकिंग सब्सटेंस लगाने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर धुआं छोड़ते हैं। तो एंटी नॉकिंग सब्सटेंस का यूज किया जाता है, पेट्रोल के अंदर मिलाए जाते हैं आपके। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं प्रमोटर और एक्सेलरेटर, यानी कि वर्धक या त्वरक। तो ये क्या होते हैं? वर्धक और त्वरक तो ये क्या होते हैं? ए सब्सटेंस दैट इंक्रीज कैटालिटिक एक्टिविटी इज नोन एज प्रमोटर और एक्सेलरेटर। कई बार क्या होता है? कैटलिस्ट एक थोड़े समय पर काम करने के बाद काम करना बंद कर देता है। तो ये प्रमोटर इसीलिए उनके अंदर यूज में लाए जाते हैं कि भाई तू काम कर, अभी मत रुक, हमारी जो रिएक्शन है वो कंप्लीट नहीं हुई है। तो ये कैटलिस्ट को एक मोटिवेशन की तरह काम कर मोटिवेट करते हैं कि भाई तू काम कर, हमारा प्रोडक्ट अभी फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो कैटालिटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं आपके प्रमोटर और एक्सेलरेटर। एग्जाम्पल आपके सामने है इन हैबर प्रोसेस। ठीक है, मोलिब्डेनम आपका यूज किया जाता है, या मिक्सचर ऑफ पोटाशियम एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स एक्ट्स एज प्रमोटर। जो आपकी हैबर प्रोसेस होती है उसमें मोलिब्डेनम या मिक्सचर ऑफ पोटाशियम या एल्यूमिनियम ऑक्साइड के यहाँ पर प्रमोटर्स यूज किए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी ये आपकी हैबर प्रोसेस है, और आयरन को यहाँ पर प्रमोट करता है कौन? मोलिब्डेनम। इसके अंदर आयरन आपका कैटलिस्ट है, लेकिन प्रमोटर क्या है यहाँ पर? MO, जो कि आयरन को यहाँ पर प्रमोट करने का प्रमोटर प्रमोट करता है कि भाई तू काम कर, अभी हमारी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। नेक्स्ट आता है आपका कैटलिस्ट पॉइजन या इनहिबिटर, उत्प्रेरक विषाक्तन या अवरोधक। ये क्या होते हैं? ये वो सब्सटेंस होते हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट पॉइजन या इनहिबिटर। जैसे कई बार क्या होता है, कैटलिस्ट इतना ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है कि वो कई सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है। एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस की, दूसरे सब्सटेंस से तीसरे सब्सटेंस की। तो कैटलिस्ट की इसी एक्टिविटी को कम करने के लिए कैटलिस्ट पॉइजन का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल है आपका हाइड्रोजिनेशन जो आपकी होती है एल्काइन की एल्कीन के अंदर, तो एज ए कैटलिस्ट पॉइजन यहाँ पर यूज किया जाता है कैटलिस्ट पैलेडियम। ठीक है, ताकि रिएक्शन को स्टॉप किया जा सके एज एल्कीन लेवल तक, और ये रिएक्शन नेक्स्ट स्टेज तक न जा सके। तो आपसे पूछा जा सकता है
हाइड्रोजनेशन जब आपकी होती है एल्काइन की एल्कीन के अंदर, तो उसके अंदर कौन सा कैटालिटिक पॉइजन यूज किया जाता है? तो ये होता है आपका कैटलिस्ट पैलेडियम, और इसे पॉइजन किया जाता है बेरियम सल्फेट के साथ। इसको आपको याद रखना है। और इसी मिक्सचर को हम बोलते हैं क्या? लिंडलास कैटलिस्ट। ये आपको याद रखना है। जब कैटलिस्ट पैलेडियम को पॉइजन किया जाता है बेरियम सल्फेट के साथ, तो इसे बोलते हैं लिंडलास कैटलिस्ट। एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है। हिंदी में देख लेते हैं। उत्प्रेरक गतिविधि को कम करने वाले पदार्थ उत्प्रेरक, विषाक्तन या अवरोधक के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें हम बोलते हैं उत्प्रेरक, विषाक्तन या अवरोधक, जो उत्प्रेरक की गतिविधि को कम करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपसे यूनिट पूछी जाए कैटेलिटिक एक्टिविटी की, कैटेलिटिक एक्टिविटी को किस में मेजर किया जाता है? तो ये होती है अभी कताल। एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है और एग्जामिनर पूछ सकता है। उत्प्रेरक गतिविधि को मापने के लिए आपकी जो एसआई इकाई है वो है कटाल। ये याद आपको रखनी है। नेक्स्ट आता है आपका कैटालिसिस यानी कि उत्प्रेरण। सब्सटेंस विच एक्सेलरेट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड themselves remains chemically and quantitatively unchanged after the reaction are known as catalyst, and the phenomena is known as catalysis। वो सब्सटेंस जो एक्सेलरेट करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को, और जब रिएक्शन अभी कंप्लीट हो जाती है तो वो केमिकली और क्वांटिटिवली अनचेंज्ड रहते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? कैटालिस्ट। और जो ये फिनोमिना होता है इसको बोलते हैं कैटालिसिस यानी कि उत्प्रेरण। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को तेज करते हैं और प्रतिक्रिया के बाद स्वयं रासायनिक मात्रात्मक रूप से अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। और ये जो घटना होती है आपकी उत्प्रेरण कहलाती है। कैटालिसिस आपकी दो टाइप की होती हैं। उत्प्रेरण आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका होमोजीनियस कैटालिसिस यानी कि सजातीय उत्प्रेरण, और दूसरा होता है आपका हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। पहले हम देखने वाले हैं यहाँ पर होमोजीनियस कैटालिसिस। तो ये क्या होता है? व्हेन द रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट आर इन सेम फेज, दैट इज लिक्विड और गैस, द प्रोसेस इज सेड टू बी होमोजीनियस कैटालिस्ट। जब आपका रिएक्टेंट और कैटालिस्ट का फेज सेम होगा, चाहे वो लिक्विड फेज के अंदर हो चाहे वो गैसियस फेज के अंदर हो, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस, सजातीय उत्प्रेरण। जब अभिकारक और उत्प्रेरक एक ही चरण में होते हैं, चाहे वो तरल के अंदर हो या गैस अवस्था के अंदर हो, तो उसको बोलेंगे सजातीय उत्प्रेरण। एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर यहाँ पर हो जाएगा। आपके सामने है लेड चैम्बर प्रोसेस, ठीक है, और इसके अंदर जो कैटलिस्ट आपका यूज किया गया है नाइट्रस ऑक्साइड। यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर। तो यहाँ पर आप देखिए रिएक्टेंट की फेज गैसियस है और आपका जो कैटलिस्ट है वो भी गैसियस फेज के अंदर ही है। तो ये आपकी जो प्रोसेस होगी वो है होमोजीनियस कैटालिसिस, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का जो फेज है वो सेम है। दोनों क्या हैं? गैसियस फेज के अंदर हैं, ठीक है। तो ये आपकी होमोजीनियस कैटालिसिस है। नेक्स्ट एग्जांपल आपका दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट इज कैटलाइज्ड बाय हाइड्रोजन आयन फर्निश्ड बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोलाइसिस यहाँ पर दे रखी है आपको मिथाइल एसीटेट की, और यहाँ पर जो आपके हाइड्रोजन आयंस निकलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है। तो यहाँ पर आप फेज देखिए, रिएक्टेंट की फेज लिक्विड है और आपका कैटलिस्ट की फेज भी लिक्विड है। तो ये आपकी क्या है? होमोजीनियस कैटालिसिस। थर्ड एग्जांपल आपका दिया गया एनसीईआरटी के अंदर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर, ठीक है, और यहाँ पर जो H+ आयंस निकलते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड से निकलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप रिएक्टेंट की फेज क्या है आपकी? एक्वस यानी कि लिक्विड है, और आपका जो कैटलिस्ट है वो भी क्या है? लिक्विड है। तो सेम फेज के अंदर है रिएक्टेंट और कैटलिस्ट। तो ये आपकी होमोजीनियस कैटालिसिस होगी। अब आता है आपका हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट ये डिफरेंट फेज के अंदर होते हैं, ठीक है, चाहे वो लिक्विड फेज के अंदर हो, चाहे वो गैसियस फेज के अंदर हो, चाहे वो सॉलिड फेज के अंदर हो, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, द टोटल सरफेस ऑफ सॉलिड हैज़ एन इम्पोर्टेंट इफेक्ट ऑन द रिएक्शन रेट। जो आपका हेट्रोजीनियस कैटालिसिस होता है इसके अंदर टोटल सरफेस एरिया जो होता है सॉलिड का
उसका एक इम्पोर्टेंट इफेक्ट होता है रिएक्शन रेट पर। ये फैक्ट आपका एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। और हिंदी में बोलते हैं इसको विषमांगी उत्प्रेरण। ठीक है, ये क्या होता है? जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों अलग अलग फेज के अंदर होंगे तो उसे हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर किसकी प्रेजेंस में? प्लेटिनम की प्रेजेंस के अंदर। तो यहाँ पर रिएक्टेंट आपका गैसियस फेज के अंदर है और आपका जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड फेज के अंदर है। तो ये आपकी होगी हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। नेक्स्ट आपकी हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस के अंदर रिएक्टेंट आप देखिए आपका गैसियस फेज के अंदर है और जो आपका कैटलिस्ट है वो सॉलिड फेज के अंदर है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग फेजेस के अंदर हैं, तो ये भी आपकी होगी हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। नेक्स्ट आपका ऑक्सीडेशन आपको दे रखा है किसका? अमोनिया का नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम गोज। और ये जो प्रोसेस होती है आपकी ओसवाल्ड प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर आप देखिए रिएक्टेंट आपका गैसियस फेज के अंदर है और प्लेटिनम ये आपका सॉलिड फेज के अंदर रहेगा। ये प्रोसेस आपकी है ओसवाल्ड प्रोसेस। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है ओसवाल्ड प्रोसेस के अंदर कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? तो ये होता है आपका प्लेटिनम सॉलिड। नेक्स्ट आपका हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इन प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइड निकल एज कैटलिस्ट। जो आपका हाइड्रोजिनेशन होता है वेजिटेबल ऑयल्स का निकल की प्रेजेंस के अंदर, और इसके अंदर हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो वेजिटेबल घी मिलता है। तो यहाँ पर आप देखिए रिएक्टेंट आपके अलग फेज के अंदर है और जो आपका कैटलिस्ट है वो अलग फेज के अंदर है। ठीक है, रिएक्टेंट आपका लिक्विड गैस और सॉलिड के अंदर लिक्विड गैस के अंदर है, जबकि आपका जो कैटलिस्ट है वो है सॉलिड फेज के अंदर। तो ये भी आपकी क्या हो गई? हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। नेक्स्ट आपका मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, विषमांगी उत्प्रेरण का तंत्र। मैकेनिज्म देखने वाले हैं हम हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर दे रखा है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। हिंदी में बोलते हैं इसको आधुनिक अधिशोषण का सिद्धांत। तो ये थ्योरी आपकी बोलती है जो सॉलिड कैटालिस्ट होते हैं उनकी सरफेस पर पोर्स होते हैं, फ्री वैलेंसीज होती हैं, जहां पर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आकर अटैच होते हैं। तो यहाँ पर आप फिगर के अंदर देखिए कैटलिस्ट आपके सामने है जिसकी सरफेस पर फ्री वैलेंसीज हैं और यहाँ पर आपके रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स ए और बी। तो इस प्रोसेस के अंदर सबसे पहले होता है डिफ्यूजन। जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो कैटलिस्ट की तरफ जाते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है आपका? इसके अंदर किसी भी सब्सटेंस की मूवमेंट, चाहे वो गैसियस स्टेट के अंदर हो, लिक्विड स्टेट के अंदर हो, उसकी मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के अंदर। कैटालिस्ट की जो सरफेस है इसके ऊपर लो कंसंट्रेशन है और रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के पास हाई कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर डिफ्यूजन होगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के अंदर। जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं ये मूव यहाँ पर करने वाले हैं, और जो इसकी सरफेस होती है उसके बाद इसकी सरफेस पर यहाँ पर एडजॉर्प्शन होता है। एडजॉर्प्शन आप देख सकते हैं जो ये रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं ये इसकी सरफेस पर अटैच हो जाते हैं। किसकी सरफेस पर? कैटलिस्ट की सरफेस पर। कैटलिस्ट की सरफेस पर एडजॉर्प्शन होने के बाद यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन आपकी होगी तो वहाँ पर एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन यहाँ पर होगी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर कैटलिस्ट के साथ बॉन्ड बनाया गया, उसके बाद रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स ने आपस में यहाँ पर बॉन्ड बना लिया। तो आपस में यहाँ पर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई है और इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन यहाँ पर हो गई है। नेक्स्ट स्टेप होता है आपका डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन क्या होता है? सरफेस से एडजॉर्ब सब्सटेंस को रिलीज करना। जो ये कैटलिस्ट की सरफेस थी, जो इसने इस सब्सटेंस को एडजॉर्ब किया था, इसको अब ये रिलीज कर देगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर कैटलिस्ट आपका अलग हो जाता है और प्रोडक्ट आपका अलग हो जाता है। तो यही मैकेनिज्म पूरा होता है आपका हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का। ठीक है, सबसे पहले आपका डिफ्यूजन होता है, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स कैटलिस्ट की सरफेस पर जाते हैं और उसके बाद सरफेस पर आपका एडजॉर्प्शन होता है। यहाँ पर बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है कैटलिस्ट के सरफेस के साथ। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? कैटलिस्ट की सरफेस पर आपकी केमिकल रिएक्शन होगी। केमिकल रिएक्शन के बाद आपका इंटरमीडिएट बनेगा और यहाँ पर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स भी आपस में बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे। उसके बाद आपका डिजॉर्प्शन होता है। डिजॉर्प्शन होता है आपका सरफेस से जो कैटलिस्ट का जो सरफेस था उसने जो सब्सटेंस एडजॉर्ब किया था उसको वो रिलीज कर देगा। रिलीज करने के बाद कैटलिस्ट अलग हो जाएगा आपका और प्रोडक्ट यहाँ पर अलग हो जाएगा। और यही मैकेनिज्म आपका हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का होता है।
ठीक है। इसके अंदर टोटल आपके 5 स्टेप होते हैं जो मैंने आपको बता ही दिए हैं। सबसे पहले आपका डिफ्यूजन होता है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स का, किस पर? सरफेस ऑफ कैटलिस्ट पर। सेकंड स्टेप है एडजॉर्प्शन होगा किसका? रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स का, किस पर? सरफेस ऑफ कैटलिस्ट पर। थर्ड है आपका केमिकल रिएक्शन होगी किसके ऊपर? सरफेस कैटलिस्ट की सरफेस पर। और उसके बाद आपके इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। स्टेप है आपका डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन क्या होता है? सरफेस से एडजॉर्ब सब्सटेंस को रिलीज कर देना। और ऐसा करने के बाद जो सरफेस होती है कैटलिस्ट की दोबारा रिएक्शन करने के लिए अवेलेबल हो जाती है। उसके बाद आपका डिफ्यूजन होता है और कैटलिस्ट अलग हो जाता है और प्रोडक्ट आपका अलग यहाँ पर हो जाता है। तो ये सारी प्रोसेस होती हैं आपकी मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट, ठोस उत्प्रेरक की महत्वपूर्ण विशेषताएं। तो दो फीचर्स होते हैं सॉलिड कैटलिस्ट के। फर्स्ट आपका एक्टिविटी यानी कि सक्रियता, दूसरा आपका सिलेक्टिविटी यानी कि चयनात्मकता। पहले हम देखेंगे एक्टिविटी। तो एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ कीमो एब्जॉर्प्शन। एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट ये डिपेंड करती है आपकी स्ट्रेंथ ऑफ कीमो एब्जॉर्प्शन। स्ट्रेंथ ऑफ कीमो एब्जॉर्प्शन क्या होती है? कैटलिस्ट की सरफेस पर कितने पोर्स प्रेजेंट हैं, कितनी फ्री वैलेंसीज हैं, क्योंकि जितना लार्ज सरफेस एरिया होगा उतनी ही जल्दी कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर कर पाएगा, या तो उस रिएक्शन को बढ़ाएगा या घटाएगा। ये डिपेंड करता है कि जो नेचर है कैटलिस्ट वो कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आपकी एक्टिविटी जो होती है कैटलिस्ट की वो स्ट्रेंथ ऑफ कीमो एब्जॉर्प्शन पर डिपेंड करती है। सेकंड आता है आपका सिलेक्टिविटी यानी कि चयनात्मकता। तो ये क्या होती है? द सिलेक्टिविटी ऑफ ए कैटलिस्ट इज इट्स एबिलिटी टू डायरेक्ट ए रिएक्शन टू यील्ड ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अगर हमें कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेना है तो हम क्या करते हैं? किसी स्पेशल कैटलिस्ट का सिलेक्शन करते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए आपके रिएक्टेंट दोनों के अंदर सेम है, ठीक है, लेकिन इनके अंदर कैटलिस्ट आपके अलग हैं। फर्स्ट वाले के अंदर निकिल है, दूसरे के अंदर यहाँ पर कॉपर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो पहले वाले के अंदर मीथेन मिल रहा है और दूसरे के अंदर मिथेनल मिल रहा है, ठीक है। तो हर एक रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम स्पेशल कैटलिस्ट का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये दो फीचर्स आपके होते हैं, एक तो होता है आपका एक्टिविटी और दूसरा होता है आपका सिलेक्टिविटी, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस, आकार चयनात्मक उत्प्रेरण, ठीक है, नाम से स्पष्ट है। इसके अंदर जो कैटलिस्ट होते हैं वो शेप के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स का चयन करते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को बोलते हैं हम शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। द कैटालिटिक रिएक्शन दैट डिपेंड अपॉन पोर स्ट्रक्चर ऑफ कैटलिस्ट एंड साइज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट, यानी कि आकार चयनात्मक उत्प्रेरण। एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस का, तो ये है आपका जियोलाइट, ठीक है। जियोलाइट के अंदर आपका हनीकम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मधुमक्खी के आकार का, यहाँ मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उस टाइप का इनका स्ट्रक्चर होता है और इनके ऊपर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये माइक्रोपोरस एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जियोलाइट हैव 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ सिलिकेट इन विच सिलिकॉन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाई एल्यूमिनियम एटम्स गिविंग ALOSI फ्रेमवर्क। इनके अंदर 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है किसका? सिलिकेट्स का, ठीक है। और इनके अंदर जो यहाँ पर फ्रेमवर्क बनता है वो है ALOSI, ये आपको याद रखना है। कहाँ पर इसका यूज किया जाता है? तो इसका यूज एज ए कैटलिस्ट पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर किया जाता है। और कौन सा इंपॉर्टेंट वो जियोलाइट है? वो है ZSM5। ये इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है जो आपका पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर यूज किया जाता है। इट कन्वर्ट्स एल्कोहल डायरेक्टली इनटू गैसोलीन बाय डिहाइड्रेटिंग देम टू गिव ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये क्या करता है? एल्कोहल को डायरेक्ट गैसोलीन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ZSM5 ये इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है, ये आपका यूज किया जाता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब आता है कैटलिस्ट इन इंडस्ट्री, उद्योगों में उत्प्रेरक, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आती है आपकी हैबर प्रोसेस। इसके अंदर क्या होता है? आपका मैन्युफैक्चरिंग होती है किसकी? अमोनिया की। रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, N2+3S2 किसकी फॉर्मेशन करेगा? यहाँ पर अमोनिया की। कैटालिस्ट क्या होता है यहाँ पर? फाइनली डिवाइडेड आयरन और प्रमोटर, जो आयरन को प्रमोट करते हैं कि भाई अमोनिया बना फटाफट, तो ये होता है आपका मोलिब्डेनम। कितने प्रेशर पर होती है ये? 200 बार पर,
टेम्परेचर क्या होता है आपका 723 से लेके 773 केल्विन तक यहाँ पर टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो ये आपकी हैबर प्रोसेस, एक एक स्टेप आपको याद रखना है, रिएक्शन याद रखनी है। कैटलिस्ट आपका आयरन यूज होता है, प्रमोटर आपका मोलिब्डेनम, प्रेशर 200 बार और टेम्परेचर 723 से लेके 773 केल्विन। अब इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, नाउ ए डेज ए मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिना इज यूज्ड। अब जो यहाँ पर कैटालिस्ट की तरह यूज करने लगे हैं आजकल, अगर एग्जामिनर पूछे नाउ ए डेज यानी कि अब किसका यूज किया जाता है, तो अब यूज किया जाता है आपका मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनिया का यूज एज ए कैटालिस्ट यहाँ पर किया जाता है। ये हिंदी में है, हिंदी वाले हिंदी में स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट ओसवाल्ड प्रोसेस आती है आपकी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है आपकी नाइट्रिक एसिड की। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप है आपका NH3 4NH3 5O2 के साथ यहाँ पर कंबाइन होकर 4NO की फॉर्मेशन करेगा, प्लस में 6H2O यहाँ पर फॉर्म होंगे। ठीक है, फिर NO आपका ऑक्सीजन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन करेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की यहाँ पर फॉर्मेशन होगी। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर और ऑक्सीजन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन कर देंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड की। और यहाँ पर जो कैटलिस्ट यूज होता है वो है प्लेटिनाइज्ड, प्लेटिनम का यूज यहाँ पर होता है और टेम्परेचर जो यहाँ पर होता है 573 केल्विन होता है। तो नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन के अंदर 3 स्टेप होते हैं, तीनों के तीनों स्टेप आपको याद रखने हैं। और किस प्रोसेस से नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, ओसवाल्ड प्रोसेस की हेल्प से। नेक्स्ट आपके आती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसके अंदर कौन सी प्रोसेस आपकी, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो इनके अंदर भी 3 प्रोसेस होती है। फर्स्ट प्रोसेस के अंदर SO2 ऑक्सीजन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर सोडियम ट्राइऑक्साइड की सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सेकंड स्टेप के अंदर सल्फर ट्राइऑक्साइड H2SO4 के साथ, जो कि एक्वस आपका, इसके साथ रिएक्शन करके आपका ओलियम की फॉर्मेशन करेगा H2S2O7 की। ठीक है, फिर बाद में ओलियम वाटर के साथ रिएक्ट करके आपका सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, और इसके अंदर आपका कैटलिस्ट यूज होता है आपका प्लेटिनाइज एस्बेस्टोस और वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, और ये रिएक्शन आपकी होती है 673 से 723 केल्विन पर। ठीक है, तो सारे स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको रिमेंबर रखना है आपको। अब आता है दोस्तों लास्ट एंड फाइनल हमारा टॉपिक, क्या है, बायोकेमिकल कैटलिस्ट। क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं तो इसको भी हम छोड़ने वाले नहीं हैं। बायोकेमिकल कैटलिस्ट क्या होते हैं, ये आपके एंजाइम होते हैं। ठीक है, इसके अंदर बस आपको ओनली एग्जांपल्स याद रखने हैं एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस के। इन रिएक्शन के अंदर कौन से एंजाइम का यूज यहाँ पर होता है वो आपको याद रखना है, क्योंकि एंजाइम भी आपके एज ए कैटलिस्ट यहाँ पर वर्क करते हैं। बायोकेमिकल कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर टेक पार्ट करते हैं और बायोकेमिकल रिएक्शन को की जो स्पीड होती है उसको इंक्रीज करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर जो रिएक्शन है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, यानी कि इक्शु शर्करा का प्रतिलोमन, इसके अंदर आपका जो एंजाइम यूज होता है वो है इन्वर्टेज। ठीक है, केन शुगर वाटर के साथ मिलकर यहाँ पर ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज की फॉर्मेशन करता है, और इस प्रोसेस के अंदर इन्वर्टेज की यहाँ पर इन्वर्टेज एंजाइम का यूज किया जाता है। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, एग्जामिनर आपसे पूछे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर के अंदर कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है, तो यह है आपका इन्वर्टेज। नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथाइल एल्कोहल। ग्लूकोज का इथाइल एल्कोहल में जब कन्वर्जन होता है तो उस टाइम पर कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है, जाइमेज, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट स्टार्च का माल्टोज के अंदर कन्वर्जन। ठीक है, तो इस रिएक्शन के अंदर कौन सा एंजाइम का यूज किया जाता है, डाइएस्टेज। डाइएस्टेज एंजाइम जो होता है आपका स्टार्च को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये आपकी स्टार्च है वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलकर, और डाइएस्टेज जो आपका एंजाइम है उसकी प्रेजेंस के अंदर माल्टोज की फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट आता है आपका कन्वर्जन ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज। ठीक है, माल्टोज का ग्लूकोज के अंदर कन्वर्जन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ माल्टेज। ठीक है, माल्टोज का माल्टेज एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोज के अंदर कन्वर्जन किया जाता है। नेक्स्ट आपका डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यूरिया का डिकम्पोजिशन अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, इसके अंदर कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है, एग्जामिनर पूछे तो ये है आपका यूरिएज एंजाइम यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका
इन स्टमक पेप्सिन एंजाइम कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स। प्रोटीन को पेप्टाइड्स के अंदर कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है? आपका पेप्सिन एंजाइम। आगे दे रखा है वाइल इन द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के अंदर पैनक्रिएटिक ट्रिप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। ठीक है, लेकिन स्टमक की बात करें तो उसके अंदर आपका प्रोटीन को पेप्टाइड के अंदर कन्वर्ट करता है पेप्सिन एंजाइम, लेकिन इंटेस्टाइन की बात करें तो वहां पर प्रोटीन को अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट करता है पैनक्रिएटिक ट्रिप्सिन। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, मिल्क को कर्ड में कौन कन्वर्ट करता है? तो ये करता है आपको लैक्टोबैसिली एंजाइम। ठीक है, लैक्टोबैसिली एंजाइम जो होता है आपका वो मिल्क को कर्ड के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कंप्लीट चैप्टर होता है कैटलिस्ट का। ठीक है, इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा एग्जाम के अंदर, पूरा डिटेल के अंदर मैंने ये टॉपिक आपको करवा दिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करने वाले हैं कैटलिस्ट के सारे एमसीक्यूज जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।